हेलो एवरीवन। के एर्गो नर्सिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एंडोट्रेकियल ट्यूब, जिसको हम ईटी ट्यूब भी मानते हैं। एंडोट्रेकियल ट्यूब क्या होती है, क्यों यूज की जाती है, किस रूट से यूज की जाती है, क्या इंडिकेशंस होंगे, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस होंगे, कैसे साइज का हम लोग असेसमेंट करेंगे, सब चीज़ों का हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब क्या होती है। ये एक सिलेंडर लाइक ट्यूब होती है। इस ट्यूब के अंदर हम या तो ओरल कैविटी के थ्रू या नेजल कैविटी के थ्रू ट्यूब इंसर्ट करते हैं ट्रेकिया तक। अगर हम ट्यूब नेजल कैविटी के थ्रू इंसर्ट करते हैं ट्रेकिया में, उसको हम नेजोट्रेकियल बोलेंगे। अगर हम रूट यूज करते हैं ओरल रूट, तो ओरोट्रेकियल हो गया। इसका यूज क्यों क्यों करते हैं? फर्स्ट होता है O2 थेरेपी प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करें मेंटेन SpO2 एयरवे को पेटेंट करने के लिए। अगर किसी पेशेंट को हमें मैकेनिकल वेंटिलेशन पे लेना है या वेंटिलेटर पे लेना है, तब हमें एंडोट्रेकियल ट्यूब का यूज करना होता है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट में एक्सेसिव सिक्रेशंस होता है, तो उस सिक्रेशंस को रिमूव करने के लिए हम यूज कर सकते हैं एटी ट्यूब। कुछ इंडिकेशंस होते हैं एटी ट्यूब को यूज करने के। जब एक पेशेंट अनेबल हो ब्रीथ लेने में, श्वास लेने में पेशेंट अक्षय सक्षम हो, अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंजरी हो जाए या रेस्पिरेटरी जो सेंटर है ब्रेन में वो सप्रेस हो जाए, इसका कारण हो सकता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई सर्जरी हो सकता है। अगर हमें एबीजी के अकॉर्डिंग इंडिकेट करना हो तो एटी ट्यूब का यूज करते हैं। एक बात हमें याद रखनी है, जो डायफ्राम होता है उस डायफ्राम को फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है। यदि फ्रेनिक नर्व में इंजरी हो तो जो डायफ्राम को सप्लाई होने वाली नर्व है उसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, रेस्पिरेटरी फेल्योर होगा, क्योंकि डायफ्राम मेन रेस्पिरेटरी मसल्स होती है। एक और कारण हो सकता है कि अगर किसी पेशेंट को जर्नल एनेस्थीसिया दिया गया हो तो उसके एयरवे को मेंटेन करने के लिए एटी ट्यूब का हम यूज कर सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन रूट होता है हम लोग एंडोट्रेकियल ट्यूब को इंसर्ट करने का, वो बेसिकली यूज किया जाता है ओरोट्रेकियल रूट। ओरल कैविटी के थ्रू ट्यूब को इंसर्ट किया जाएगा ट्रेकिया तक। जो सिक्रेशंस होते हैं उनको विजुलाइज करने के लिए और इजीली सक्शन करने के लिए इसका हम यूज कर सकते हैं। ओरल जो रूट होता है, इसका ड्यूरेशन की हम बात करें तो मैक्सिमम हम 10 दिन तक यूज करते हैं। लेकिन अगर नेजोट्रेकियल ट्यूब की हम बात करें तो इसका ड्यूरेशन होता है 14 डेज, 14 दिन तक। कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं कि इस ट्यूब का हम कब कब यूज नहीं कर सकते। जब किसी पेशेंट का एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड हो और बेसिकली अपर एयरवे क्या हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो। अब हम बात करेंगे प्रोसीजर की कि किस तरह से हम एंडोट्रेकियल ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, किसी भी प्रोसीजर को करने से पहले हमें राइट पेशेंट की आइडेंटिफाई करना होता है। नेक्स्ट हमें जो आइडेंटिफाई है वो हम कर सकते हैं पेशेंट की आईडी बैंड के थ्रू, आईपीडी नंबर के थ्रू, पेशेंट के फुल नेम के अकॉर्डिंग एंड पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग। हमें चेक करना है पेशेंट का कंसेंट। हमें इंक्रीज करना है कम्युनिकेशन को, पेशेंट को एंजाइटी को डिक्रीज करने के लिए। अब हम बात करते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स यूज होते हैं एंडोट्रेकियल इंटूबेशन के लिए।
फर्स्ट होता है ईटी ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब है। सबसे पहले हम ये बेसिकली दो तरह की होती है। एक होता है पीवीसी जो मोस्ट कॉमनली क्लिनिकली यूज की जाती है। दूसरी होती है रबर ट्यूब। ये दो तरह की ट्यूब्स थी जो हम यूज करते हैं। जो पीवीसी ट्यूब होती है वो भी दो तरह की होती है। एक होती है काफ्ड ट्यूब, एक होती है अनकाफ्ड ट्यूब। देखिए काफ्ड ट्यूब की हम बात करें, वो हम यूज करते हैं मोर देन 8 ईयर जो पेशेंट होते हैं उनमें। अब वे की बात करें हम ओरल रूट से यूज करेंगे 10 दिन तक और नेजल रूट से करेंगे 14 दिन तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनकप ट्यूब के बारे में थोड़ा सा। तो ये ट्यूब लेस देन 8 ईयर तक के जो पेशेंट होते हैं उनमें यूज की जाती है, क्योंकि उनका जो ट्रेकिया होता है, उनकी जो वाल होती है वो छोटी होती है, स्मॉल होती है। हम बात करते हैं रबर ईटी ट्यूब की। ये एक ऐसी ट्यूब होती है जो केवल 24 घंटे के लिए यूज की जाती है, क्योंकि इसके द्वारा जो प्रेशर होता है वो लैरिंजियल वाल पे इंक्रीज होता है। जो लॉन्ग टाइम जो प्रेशर होता है लैरिंजियल वाल की, इसकी वजह से लैरिंजियल जो सोर्स होने के चांस होते हैं। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ ईटी ट्यूब की, कि किस तरह से हम लोग ईटी ट्यूब की साइज का असेसमेंट करते हैं। देखिए अगर कोई पेशेंट लेस देन 3 ईयर हो, उसके लिए अगर हमें एंडोट्रेकियल ट्यूब का असेसमेंट करना है, कितने गोज की कितने फ्रेंच की ट्यूब यूज करनी है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है एज अपॉन 3 प्लस 3.5। नेक्स्ट अगर मोर देन 3 ईयर का है, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला होता है एज अपॉन 4 प्लस 4.5। अब हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन से और इक्विपमेंट होते हैं जो यूज किए जाते हैं इंट्यूबेशन में। नेक्स्ट होता है लैरिंगोस्कोपी। जो लैरिंगोस्कोपी होता है वो विजुअलाइजेशन के लिए किया जाता है और टंग को डिप्रेस करने के लिए किया जाता है। बेसिकली हम बात करें लैरिंगोस्कोपी के बारे में, तो जो लैरिंगोस्कोपी होता है वो भी दो तरह का होता है। एक होता है कार्व्ड लैरिंगोस्कोपी, दूसरा होता है स्ट्रेट लैरिंगोस्कोपी। हम बेसिकली बात करें, जो स्ट्रेट लैरिंगोस्कोपी होता है वो नियोनेट्स में यूज किया जाता है, और जो कार्व्ड होता है वो अडल्ट्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है बुझी कैथेटर। ये एक स्मॉल ल्यूमन कैथेटर होता है। इसकी जो टिप होती है वो कार्व होती है। इसका जो यूज होता है वो किया जाता है किसी भी रेजिस्टेंस को साइड करने के लिए, जब हमें इंट्यूबेशन करना होता है। हम लैरिंगोस्कोपी की साइज के बारे में थोड़ा देख लें। लैरिंगोस्कोपी 0, 1, 2, 3 और 4 फ्रेंच में मिलता है। 0 नियोनेट के लिए यूज होता है, 1 इन्फेंट के लिए, 2 चाइल्ड के लिए, 3 और 4 अडल्ट के लिए होता है। अब हम लोग बात करते हैं बर्पिंग की। बर्पिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्रेशर अप्लाई किया जाता है कैरोटिड कार्टिलेज पे, क्रिकोइड जो कार्टिलेज होता है उस पे। नेक्स्ट बात करते हैं, जब हम इंट्यूबेशन करते हैं बर्पिंग टेक्निक के थ्रू, अगर इफेक्टिव नहीं होता तब हमें बुझी जो कैथेटर होता है उसका यूज किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं सक्शन कैथेटर की। देखिए सक्शन की बात करेंगे हम लोग। सक्शन क्या होता है? सक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें नेगेटिव प्रेशर लगता है और यूज होता है किसी भी प्रकार के सिक्रीशंस को एस्पिरेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए।
या किसी भी प्रकार का एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो उसके लिए। अब हम बात करते हैं सक्शन कैथेटर के साइज के बारे में। हम देखते हैं 5 फ्रेंच से लेके और 22 फ्रेंच तक अकॉर्डिंग टू कलर कोड सक्शन कैथेटर यूज़ किए जाते हैं। जो लाइट ग्रे कलर का होता है वो नियोनेट्स के लिए यूज़ किया जाता है। जो ब्लू कलर का होता है अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप, जो 8 फ्रेंच का होता है वो ब्लू कलर का होता है, 10 फ्रेंच का ब्लैक कलर का होता है, 12 जो फ्रेंच है वो वाइट कलर का होता है, 14 जो फ्रेंच है वो ग्रीन कलर का होता है, 16 ऑरेंज कलर का, 18 रेड कलर का, 20 येलो कलर का और 22 वॉयलेट कलर का। ये कलर कोड के अकॉर्डिंग जो सक्शन कैथेटर होते हैं उनका साइज है। यदि ब्लड और म्यूकस अगर प्रेजेंट हो तो हमें 22 जो गोज है 22 फ्रेंच जो है उसको वो कैथेटर यूज करना होता है। 5 और 6 फ्रेंच का प्री नियोनेट और नियोनेट में हम यूज करते हैं। अब हम एम्बूवैग की बात करते हैं। एम्बूवैग क्या होता है? ये जो एम्बूवैग है ये आर्टिफिशियल मैनुअल जो ब्रीथिंग जो प्रोसेस होती है उसको अप्लाई करने के लिए किया जाता है। इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू साइज ये यूज किया जाता है। सबसे पहले 1200 सीसी का होता है जो अडल्ट में यूज करते हैं, 750 सीसी का होता है चाइल्ड में यूज करते हैं, 500 सीसी का इन्फेंट में यूज करते हैं और 250 सीसी का नियोनेट में यूज करते हैं। इसके अलावा सिरिंज यूज कर सकते हैं, एक्सरे और सक्शन मशीन यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोसेस के बारे में कि इस प्रोसेस को करने के लिए हमें जो वे है उसका यूज करेंगे। जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो पोजीशन है वो स्निफिंग पोजीशन देते हैं हम लोग। देखिए पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। वो पोजीशन होगी स्निफिंग पोजीशन। इसको हम मालाराम पति एग्जामिनेशन के थ्रू सबसे पहले ओरल कैविटी को चेक करते हैं। इसमें मालाराम पति में जो नॉर्मल ओरल कैविटी जो साइज है वो 3 to 4 फिंगर इंसर्ट होनी चाहिए, ये नॉर्मल होता है। हम 80 ट्यूब को इंसर्ट करते हैं लैरिंगोस्कोपी की यूज से, हेल्प करके यूज से। नेक्स्ट हम बात करते हैं 80 ट्यूब इंसर्ट करते हैं जब तक 80 ट्यूब कफ क्रॉस द वोकल कॉर्ड 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड से 2.5 सेंटीमीटर नीचे तक हम लोग इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट है हम देखते हैं फिक्स करते हैं ट्यूब को और उसके बाद में हम चेक करते हैं फिक्सेशन को। जो फिक्सेशन का चेक करने का जो मेथड होता है वो एक्सरे के असेसमेंट करना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्कल्टेशन के थ्रू स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। जो वीजिंग साउंड आती है जो हमें आएगी एयर पुश करने के बाद में एम्बूवैग, जो हम एम्बूवैग से एयर पुश करेंगे उससे वीजिंग साउंड आएगी और हम ऑस्कल्टेट करेंगे स्टेथोस्कोप से। अब हम बात करते हैं जब वीजिंग साउंड आती है राइट साइड से तब हम सोचेंगे कि जो 80 ट्यूब है वो राइट ब्रोंकस में है। अगर लेफ्ट साइड से आती है तो हम सोचेंगे कि लेफ्ट ब्रोंकस में है। यदि दोनों साइड से प्रॉपर समान आवाज आती है बोथ साइड से तब राइट प्लेसमेंट होता है 80 ट्यूब का। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटूबेशन के बाद में वॉइस आती है एपिगैस्ट्रिक रीजन से। देन हम इंडिकेट करेंगे कि जो 80 ट्यूब है वो ईसोफेगस में है। अगर ऐसा होता है तो हम 80 ट्यूब को रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद में हम इसको रेड बैग में डिस्कार्ड कर देंगे।
अब हम बात करते हैं फिक्सेशन ऑफ ट्यूब की, कि किस तरह से ट्यूब को फिक्स करना होता है। सबसे पहले हम जो कफ होता है इसको इन्फ्लेट करेंगे, एयर करेंगे उसमें पुश। जो मिडवे ओरल कैविटी होता है ये ड्राई गोज के थ्रू फीस सप्लाई करेंगे लिप एंड ट्यूब के बीच में। जो लिप्स और ट्यूब है इसके बीच में जो हम लोग ड्राई गोज अप्लाई करते हैं, इसका कारण होता है जो प्रेशर सोर होते हैं, जो अल्सर फॉर्मेशन होना है उसका प्रिवेंट करना। अब हम नर्सिंग केयर की बात करते हैं कि क्या क्या नर्सिंग कंसर्न रहेगा। देखिए, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पेशेंट अनेबल होगा स्पीक करने में, हम लोग कॉल वेल प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, कॉपी पेन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, नॉन वर्बल कंप्लीट जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट करेंगे, पेशेंट को लर्न कराएंगे स्किल्स के बारे में, जो नॉन वर्बल स्किल्स होती है कम्युनिकेशंस के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ओरल केयर के लिए यूज होने वाले सॉल्यूशंस के बारे में। क्लोरोहेक्सिडिन जो 2.5% होता है उसका हम यूज करेंगे पेशेंट की ओरल केयर करने के लिए। पोजीशंस का बात करेंगे हम लोग, जो लेफ्ट लेटरल जो पोजीशन होती है, जो साइड लाइन जो पोजीशन होती है उसका हम यूज करते हैं पेशेंट की ओरल कैविटी को क्लीन करने के लिए या केयर करने के लिए। बात करेंगे सक्शन का। 24 जो आवर्स होंगे उसमें हम लोग एवरी 30 मिनट में सक्शन करेंगे। और 14 नंबर का जो फ्रेंच का जो कैथेटर होता है उसका हम ग्रीन कलर का उसका हम यूज करेंगे। नॉर्मली जो प्रेशर होता है सक्शन के लिए वो हम यूज करेंगे 100 to 120 mm ऑफ Hg, 100 से 120 mm ऑफ Hg। और 24 घंटे के बाद में हम लोग प्रत्येक 2 से 4 घंटे के बाद में सक्शन करेंगे। अगर म्यूकस नहीं आता है तो हम 100 से 120 प्रेशर यूज करेंगे, और अगर आता है ज़्यादा तो हम हाई प्रेशर 150 तक लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सक्शन के टाइम के बारे में। जो सक्शनिंग का जो टाइम होता है वो मैक्सिमम होता है 5 to 10 सेकेंड। अगर बिफोर सक्शनिंग की हम बात करेंगे तो पेशेंट को हमें हाइपर ऑक्सीजनेटेड करना है, SpO2 का जो लेवल होगा वो 100% होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रेशर है, अगर मोर देन नॉर्मल से ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो 1 ml जो NS है वो यूज करेंगे अगर कफ बार नहीं आ रहा है। अगर फिर भी नहीं आता है तो हम 1 ml NS का फिर यूज करेंगे। अगर उसके बाद में भी नहीं आता है तो हम इन्फॉर्म करेंगे डॉक्टर को कि नर्सिंग प्रायोरिटी होती है। अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो उस पेशेंट की जो केयर होती है उसके बारे में हम लोग असेसमेंट करेंगे। हम लोग बात करते हैं अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे था, हम लोग उसकी बीप जो है वेंटिलेटर की उन बीप को असेस करेंगे, स्लो बीप है या हाई बीप है। स्लो बीप एयर इंडिकेट करेगी एयर लीकेज को, हम चेक करेंगे एयर जो पाइप होता है उसको असेस करेंगे एयर लीक के लिए। हाई जो बीप होती है वो ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट करती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है म्यूकस हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो मैनेजमेंट के लिए हम पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करेंगे, इसके बाद में सक्शन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ET ट्यूब होता है उसको रिमूवल का, तो ये अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हम लोग करते हैं। जेंटली रिमूव करना है, पेशेंट को बोलना है डीप ब्रीथ ले, एंड कफिंग जो एक्सरसाइज है इसके लिए इंडिकेट करेंगे। इसको यूज करने का जो रेशनल होता है, डीप ब्रीथ का हम यूज करते हैं हाइपर वेंटिलेट करने के लिए, और कफिंग के लिए यूज करेंगे जो म्यूकस है वो एक्सपल्ड आउट हो जाए। अब हम बात करते हैं यदि ET ट्यूब डिसलॉग हो जाए तो हम क्या करें। अगर ऐसा हो जाता है कि किसी पेशेंट में इंट्यूबेट करने के बाद में किसी भी कारणवश एंडोट्रेकियल ट्यूब डिसलॉग हो जाए तो नर्सिंग की जो प्रायोरिटी जो है वो रहती है
हम कंप्लीट ट्यूब को रिमूव करेंगे। उसके बाद हम पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करेंगे और फिर इन्फॉर्म टू डॉक्टर करेंगे। अब हम बात करते हैं मर्फी आई के बारे में। जो मर्फी आई है ये क्या काम आती है? जो मर्फी आई है ये ऑब्स्ट्रक्शन को प्रिवेंट करती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था फॉर्मूला ईटी ट्यूब के लिए, अगर 6 साल से कम है उसके लिए हमने यूज किया था एज अपॉन 3 + 3.5। दूसरा था 6 साल से ज़्यादा है, उसके लिए हमने यूज किया था एज अपॉन 4 + 4.5। थैंक यू एवरीवन फॉर योर कंसंट्रेशन। आज हमने पढ़ा ईटी ट्यूब को। ईटी ट्यूब के